आज जो हम ग्रंथि प्रणाली के बारे में जानेंगे, ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि शरीर का जो स्वास्थ्य है वो ग्रंथियों के स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध रखता है। क्योंकि हमारी ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है, ये स्राव हमारे शरीर में अपने टारगेट प्लेस पर जाकर के हमारे उन शरीर के अंगों के कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित करने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करना, हमारे शरीर को संतुलित रखना, हमारे शरीर की सम अवस्था बना करके रखना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों की है। अगर हम इनको विस्तार में समझना चाहें तो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर सीधा चक्रों के साथ बड़ा गहरा संबंध है इनका। जहाँ जहाँ पर भी हमारे शरीर, क्योंकि हमें योग के साथ विषय को जोड़ना है, हमें वो साइंस वाला डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन वहाँ की उतनी बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारी योग को परोसने की क्षमता अच्छी हो जाए। मुख्य बात यह है आज के इस लेक्चर की। इसीलिए विषय शरीर विज्ञान नहीं है, शरीर विज्ञान और योग विज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ चक्र हैं वहाँ वहाँ हमारे शरीर में महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं। आप इसको एक थोड़ा सा उदाहरण, अवयव अंग भी वहीं पर, जैसे आपका मूलाधार चक्र है, वहाँ पर एनस है, वहाँ पर रेक्टम है। आप यूँ कह सकते हैं कि वहीं पर ही टेस्टी ग्लैंड्स हैं। जब आप स्वादिष्टान चक्र की बात करते हैं तो महिलाओं में डिंब ग्रंथि है, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है और उसके पीछे आप देखिए कि बड़ी आंत का भाग है। तो ऐसे हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब मैं मणिपुर चक्र की बात करता हूं तो वहाँ बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं मणिपुर चक्र के चारों तरफ। एक तरफ अमाशय है, एक तरफ पित्ताशय है, एक तरफ लीवर है, एक तरफ आपकी स्प्लीन है, उधर किडनी है, किडनी के ऊपर जो है ना टोपी के रूप में स्थित 2 एड्रिनल हैं, पैनक्रियाज है। तो बड़े महत्वपूर्ण अवयव हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण स्राव छोड़ती हैं। और इनको जो ऊर्जा मिलती है, इन चक्रों से निकलने वाली सूक्ष्म रूप में नाड़ी और उपनाड़ियों से निकलने वाली ऊर्जा मिलती है। जब हम योग करते हैं तो इन चक्रों को हम जागृत करते हैं, इनको हम सक्रिय बनाते हैं, इनको हम स्वस्थ बनाते हैं। इनके स्वस्थ बनने से इन अंगों को, इन ग्रंथियों को आपकी प्राणिक ऊर्जा सही मात्रा में, सही संतुलित मात्रा में, गुणात्मक रूप में मिलने लगती है, जिससे कि ये सक्रिय हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। स्रावित जो स्राव है वो उचित मात्रा में निकलने लगता है और हम स्वस्थ रहते हैं। देखिए कितना उसको जोड़िए ना अपने योग के साथ। जब मैं अनाहत चक्र की बात करूंगा तो वहां मैं थाइमस की बात कर दूंगा, हृदय की बात कर दूंगा। जब मैं विशुद्धि चक्र की बात करूंगा तो मैं एडिनाइड की बात करूंगा, टॉन्सिल्स की बात करूंगा, थायराइड की बात करूंगा, पैराथायराइड की बात करूंगा। सारी गल ग्रंथियां वहीं पर ही तो हैं। सालिवा ग्लैंड्स हैं वहां पर। और उसके बाद जब मैं आज्ञा चक्र की बात करता हूं तो मैं थाइमस और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूंगा। और जब मैं सहस्रार चक्र की बात करता हूं तो मैं पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं। हम अगर ओवरऑल इनके ऊपर दृष्टि डालें तो इन ग्रंथियों को हम 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक डक्ट ग्लैंड, दूसरा डक्ट लेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड्स को हिंदी में वाहनी युक्त ग्रंथि बोलते हैं और जो डक्ट लेस ग्लैंड हैं उनको वहानी हीन ग्रंथियां बोलते हैं, मतलब जिसमें नलिकाएं ना हो। डक्ट ग्लैंड जिसमें नलिकाएं हैं। नलिकाएं मतलब उसमें क्या होता है कि वो अपना स्राव छोड़ती है, उन नलिकाओं से होते हुए हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। पसीना ग्रंथि है, सालिवा ग्रंथि है, अमाशय है। पैनक्रियाज के 2 रूप हैं। पैनक्रियाज वाहनी युक्त भी है और वाहनी हीन भी है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हल्की सी। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अपने स्राव को नलिका के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देती हैं। और डक्ट लेस ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, वाहनी हीन ग्रंथियां किसको बोलते हैं कि वो स्राव तो बनाती हैं लेकिन उनका स्राव शरीर में कैसे दूसरी जगह पर जाता है, वहां पर भ्रमण करते हुए जब रक्त आता है वहां की कोशिकाओं में, तो उन रक्त की कोशिकाओं के साथ, उस रक्त के साथ वो हार्मोन्स मिल जाते हैं और रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से, रक्त परिसंचरण प्रणाली के माध्यम से वो आपका हार्मोन शरीर के पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन जाकर के प्रजनन अंगों की ग्रंथियों को प्रभावित कर देता है। तो कैसे पहुंचता है वहां पर, वो रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से पहुंचता है।
उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स है, और दूसरे को एक्सोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। बहुत सुंदर बातें आपको इसमें बतलाई जाएगी, आप इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ। सारी ग्रंथियों के बारे में तो चर्चा होना संभव नहीं है, पर जो भी हो पाएंगी वो हम समयबद्ध होकर के करने का प्रयास करेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबसे पहले मैं बोल ले रहा हूं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि बिल्कुल मस्तिष्क के मध्य में ठीक पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर स्थित है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और यह ग्रंथि इतनी महत्वपूर्ण है कि ये मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा गया है। इस ग्रंथि से हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिससे कि खास तौर पे थायराइड का काम है, गुर्दे का काम है, शरीर के विकास का काम है, भूख है, नींद है, या प्रजनन अंगों की जो अंग हैं हमारे वो प्रभाव में आते हैं। और अगर इसमें दोष आ जाए तो इन सब अंगों से संबंधित दोष आ जाएंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अगर हमें योग के साथ बात को जोड़ करके देखना है, अगर मैं ये कहूं कि ये किससे प्रभावित होगी, आइए ये भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सर्वांगासन अभी आपको 2 दिन पहले करके दिखाया था। विपरीत करनी मुद्रा, शशक आसन, भाग 1 और भाग 2। आप सूर्य नमस्कार में जो प्रणाम आसन करते हैं, जो पहली अवस्था और 12वीं अवस्था है, वो बहुत बढ़िया है। ध्यान, योग निद्रा, और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको बड़ी सुंदर बात बतला रहा हूं, इसको डायरी में जरूर नोट करना। ये जो मैं इलाज बतला रहा हूं उपचार योग के अंदर, इसमें आप 3 ग्रंथियों के इलाज इकट्ठे लेकर के चलना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि। बहुत सुंदर बात है ये। निष्काम कर्म जो व्यक्ति करता है उसकी तीनों ग्रंथियां सक्रिय रहती हैं। कितनी गहरी बात बतला दी आपको, क्योंकि उस समय उसका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो ये ग्रंथियां आपकी ऐसा सुंदर हार्मोन्स छोड़ती हैं, क्वालिटेटिव हार्मोन छोड़ती है, जिससे दूसरी ग्रंथियों का हार्मोन भी संतुलित होने लगता है। तो मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पिट्यूटरी को कैसे करें और पीनियल को कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें। आइए पिट्यूटरी ग्रंथि किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य में, जहां पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि स्थित है, ठीक उसके नीचे स्थित है ये। इसके 2 लोब हैं, एक को हम बोलते हैं आगे का अग्र खंड, और दूसरे को बोलेंगे पश्च खंड, पीछे का भाग, इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। इसको ये जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, उसकी तरह ये बिल्कुल छोटा सा एक गुहा के अंदर स्थित है। आगे वाले भाग में 7 महत्वपूर्ण रस छूटते हैं, मोटी भाषा में समझना, और पीछे के हिस्से में 2 महत्वपूर्ण रस छूटते हैं। जो पीछे वाले भाग है उसके अगर 2 हार्मोन्स की बात करूं तो एक हार्मोन तो वो है माताओं के अंदर, जब मां प्रसव प्रक्रिया से गुजरती है तो उस समय उसके योनि मार्ग को बड़ा करना या उसकी यूट्रस की थैली को ढीला कर देना और प्रसव के बाद उसको संकुचित कर देने का काम उस हार्मोन्स के ऊपर आधारित है। और जब मैं पहले वाले भाग की अग्रभाग की बात करूं जिसको हमने एंटीरियर लोब कहा, इसके अंदर हमारे जो 7 हैं, सबसे पहले इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की बात करेंगे। इस हार्मोन से शरीर का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर पाचन बहुत बढ़िया होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होता है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन जो हमारा बनता है इसके अंदर, लीवर के अंदर, वो भी इस हार्मोन से बनता है। हमारी पैनक्रियाज है, उसकी क्रियाशीलता भी, अर्थात इसका सीधा संबंध किससे होगा? डायबिटीज़ की बीमारी से। अगर ये हार्मोन आपका सही बनेगा तो डायबिटीज़ की बीमारी भी कंट्रोल रहेगी, डायबिटीज़ बीमारी भी कंट्रोल रहेगी। उसके बाद आगे आइए, हम देखेंगे एक हार्मोन बनता है वहीं पर ही, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन वहां से बनकर के थायराइड में पहुंचता है और वहां पर T3 और T4 बनने वाले हार्मोन्स की मात्रा को प्रभावित करता है। महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम थायराइड का इलाज करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि दोष पिट्यूटरी ग्लैंड का भी हो सकता है, मस्तिष्क का दोष हो सकता है। ये
मैं आगे जाकर के फिर ये बात भले ही ना बतलाऊं, यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि इससे 2 तरह के दोष थायराइड के अंदर आते हैं, फिर हमारा टाइम बच जाएगा। एक हाइपरथायराइडिज्म होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म होता है कि आपका स्राव ज़्यादा बन रहा है, हाइपो होता है कम बन रहा है। जब आपका ज़्यादा स्राव बनेगा तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा आएगा आपको, और आप कमज़ोर होते चले जाएंगे, आपका वजन तेज़ी से गिरेगा। अगर इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दोगे तो शरीर में मोटापा आएगा, अंदरी चर्बी जमा होनी शुरू हो जाएगी। अगर माताओं में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का विकास रुक जाएगा, अगर बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसका कद बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम आपको समाज में आम देखने को मिलती है। ऐसे और भी काफ़ी इसमें हार्मोन्स बनते हैं, उसको शॉर्ट में वैसे ही समझ लें। जितने भी प्रजनन अंगों के हार्मोन्स, डिंब ग्रंथि और टेस्टिस ग्लैंड पुरुषों में और डिंब ग्रंथि माताओं में, जो उनके जो जितने भी आपको चाहे एंड्रोजन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे आपका बाकी हार्मोन्स हो, उन या आप ये कहिए फॉलिकल जो 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 जिसको आप अंडे का निर्माण कहते हैं माताओं में, या स्पर्म का प्रोडक्शन है पुरुषों में, ये सारी प्रक्रियाएं करती वो ग्रंथियां जिसको आप गोनाड्स कहते हैं, लेकिन वो मस्तिष्क के अंदर आपकी इस पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन से सीधा संबंधित हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ठीक काम नहीं करेगी तो प्रजनन अंगों के दोष आएंगे, माताओं में मासिक धर्म की अनियमितता आएगी, बांझपन की समस्या आएगी, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी गिर सकती है, उसकी संख्या गिर सकती है, जिससे कि संतान उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं, अंडा निर्माण की प्रक्रिया ठीक प्रकार से महिलाओं में अगर सुचारू रूप से अपना जगह नहीं लेती तो जो है ना आपको माताओं में बांझपन आएगा ही आएगा। उसको FSH एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। तो देखिए कैसे मस्तिष्क में स्थित ये छोटी सी ग्रंथि और हमारे प्रजनन अंगों को सीधा प्रभावित कर रही है। बाकी ग्रंथियों के हार्मोन्स को भी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित करती है। बस इतना ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि कुछ हमें ज्ञान हो इस चीज़ का। योग के अंदर जब मैं भ्रामरी प्राणायाम करवाऊँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब मैं भ्रामरी प्राणायाम करवाऊं तो उस समय अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को साइंटिफिक वे में प्रूव करते और फिर ये कहूं कि भ्रामरी प्राणायाम से ही यह प्रभावित होता है तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। चलिए आगे, उसके बाद हम बात करेंगे पीनियल ग्रंथि की। इनका उपचार के बारे में मैंने बड़ी सुंदर बात बतलाई। चाहे भ्रामरी प्राणायाम करो, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, आप ध्यान करो, आप अभी मैंने विपरीत करनी मुद्रा कहा था, सर्वांग आसन मैंने आपको बतलाया। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं, कुछ ये ऐसे प्राणायाम हैं जो इन सारे जिससे मस्तिष्क प्रभाव में आएगा, वो आपकी इन तीनों ग्रंथियों को प्रभावित करेगा, इनको सक्रिय बनाएगा, इनको स्वस्थ बनाएगा, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अच्छा बना देगा, दोनों को अच्छा बना देगा। आइए पीनियल ग्रंथि की बात करें हम। पीनियल ग्रंथि क्या है? पीनियल नाम कहाँ से पड़ा? इसको पाइन एप्पल से पड़ा। पाइन कोन जैसी आकृति बनती है जिसको हम शंकु कहते हैं, शंकु के आकार की आकृति इस ग्रंथि की है। और ये ग्रंथि कहाँ कहेंगे आप? सहस्रार चक्र के अधीन आती है। ये ठीक आज्ञा चक्र के ऊपर कह लीजिए, हाइपोथैलेमस से ऊपर ये जाकर के स्थित पड़ती है। हमारी दोनों जो गोलार्ध हैं मस्तिष्क, जिसको हेमोस्फीयर बोलते हैं आप, ठीक उसके मध्य में ये स्थित है। अगर इसका अगर आप साइज कहो तो देखिए छोटी छोटी ग्रंथियां कितना कमाल का काम कर रही है। एक चावल के दाने को देख लो और इस ग्रंथि के आकार के देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लो और एक मटर के दाने के आकार को देख लो, उसकी जैसी आकृति लिए हुए हैं ये। पीनियल ग्रंथि दो महत्वपूर्ण स्राव बनाती है, एक सेरोटोनिन और एक मेलाटोनिन, जिससे कि व्यक्ति सोता जो है और जागता है, चुस्ती और तंदुरुस्ती और सुस्ती, ये सब इस ग्रंथि पर निर्भर करती है। अगर ये ग्रंथि आपकी सक्रिय है तो ये हार्मोन्स बढ़िया हैं, हार्मोन्स समय पर बनेंगे। जब आपका सोने का टाइम होगा तुरंत आपके मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनेगा, रक्त में मिलेगा और आपको लोरी देने का काम करेगा और आप प्रगाढ़ नींद में आ जाएंगे। कहते हैं ना कि योगी की निद्रा प्रगाढ़ निद्रा होती है, तो आप यूं कहिए ना, योगी जब साधना करता है तो उसकी पीनियल ग्रंथि सक्रिय और स्वस्थ बनती है, जिससे कि उससे निकलने वाले शराब स्वस्थ बनते हैं, और वो स्वस्थ बनते हैं तो उसको निद्रा अच्छी आएगी।
और जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चल के कहता है कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, मैं तो 6 महीने हो गए सोए, दवाई खा करके सोता हूँ निद्रा की, तो आप कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। 8:30 बजे 9 बजे नींद क्यों नहीं आती भैया आपको? आप 12, 1, 2 बजे सोते हो, तो आपकी ये ग्रंथि जो है ना ठीक काम नहीं कर रही है। और इसी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव जब रक्त में मिलते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया काम करता है। 50 साल के बाद नर्वस सिस्टम स्लो होने लग जाता है, इस बात को जरूर समझना। और जितनी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके स्राव को भी कम और ज़्यादा करने का काम यह ग्रंथि करती है। आप यूँ कह लीजिए हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों ग्रंथियाँ अपना काम तो करती ही करती हैं, साथ में दूसरी ग्रंथियों के काम करने में भी अपनी सहायता करती हैं हार्मोन्स वहाँ बेच करके। थायराइड ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया कि ये हमारे वैसे, लेकिन इसकी स्थिति बतला दूं क्या होती है। आपने वो तितली देखी होगी, तितली को देख लो और इसकी आकृति को देख लो। हमारी जो ट्रेकिया है और हमारा जो 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 हमारा स्वर तंत्र है, ये स्वर यंत्र, ये दोनों जाकर के जहाँ पर आपस में मिलते हैं, लैरिक्स एंड ट्रेकिया, बस ये मैंने हाथ रख दिया तो यहाँ पर ये एक 2 फ्लैप्स के रूप में, फ्लैप्स को आप क्या कहेंगे, 2 पंख जैसे कहलाते हैं, वैसे ये स्थित है ये ग्रंथि। और इस ग्रंथि को मैंने आपको बतलाया T3, T4 और एक हार्मोन और बनाती है, 3 तरह के हार्मोन बनाती है। मुख्यतः T3 है। T3 आपके रक्त में मिलकर के आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है और T4 T3 में अपनी मदद करता है, वैसे ही काम करता है। और जो तीसरा हार्मोन है वो थोड़ा सा हमारी कहीं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है बॉडी में, जबकि वो काम मुख्यतः जो है ना पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी मिक्स हैं साइंस के अंदर, जो खोज हुई है कि ये हम कई बार सोचते हैं कि प्रजनन अंगों को प्रजनन ग्रंथियां ही वो हार्मोन्स बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दूसरी ग्रंथियां भी वही हार्मोन्स बनाती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो 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 इंसुलिन, जो हम पैनक्रियाज को ही जिम्मेदार समझते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, नहीं, उसमें एड्रेनल की भी भूमिका है, नहीं, उसके अंदर लीवर की भी भूमिका है। तो ऐसे आपको सपोर्ट मिलती है। जैसे परिवार में एक आदमी ज़्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, लेकिन जब सारे इकट्ठे होते हैं तो परिवार चलता है। बस ऐसे ही इस शरीर के अंग हैं ये हमारी जो ये हार्मोन जो हैं, ये हार्मोन जहाँ मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है T3, T4, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को भी कंट्रोल करने में थोड़ी सी मदद करता है। इवन यहाँ तक हार्ट बीट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, हार्ट बीट को भी मदद करने में कंट्रोल करता है। इसको मैंने हाइपर और हाइपो, ये 2 मैंने आपको बतलाई दिए हैं, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। हाइपो में कब्ज बन जाएगा, शरीर आपका मोटा हो जाएगा, शिशु का विकास रुक जाएगा, तो ये सब चीज़ें, उसकी सुस्ती पड़ी रहेगी, काम नहीं कर पाएगा, तो उसका बदन टूटेगा। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में सोचते हैं हम। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही स्थित है। अगर मैं इसके 2 फ्लैप बतला दूं तो इसके एक चारों कोनों के ऊपर, यहाँ छोटी उंगली लगा लो दोनों मेरी, और नीचे हथेलियों के बाहर वाले हिस्से लगा लो, वहाँ पर मसूर के दाने की आकृति लिए हुए बहुत छोटी छोटी 4 ग्रंथियाँ ये स्थित हैं, जिसको हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि का सबसे बड़ा काम कुछ है तो वो है शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करना। अब इसको योग के साथ कैसे जोड़ेंगे आप? पहले ये हमारी भोजन से पचे हुए रस से इनको लेकर के हड्डियों के निर्माण में मदद करती हैं, दोनों चीज़ें, कैल्शियम भी और फास्फेट भी। और दूसरा एक काम और करती हैं, ये हमारे शरीर को जो फास्फेट और कैल्शियम चाहिए तो ये हड्डियों से बॉडी में से निकाल करके हमारे ब्लड के अंदर उड़ेलती रहती हैं। आपको डेली की डेली खुराक के लिए कैल्शियम भी चाहिए, डेली की डेली फॉस्फेट भी चाहिए, वरना आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता, आपका हार्ट काम नहीं कर सकता, आपके मसल्स के मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर सकते। उनको एनर्जी के रूप में आप जो ना कैल्शियम और फॉस्फेट की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत ये ग्रंथि पूरा करती है। लेकिन जब ये कम या ज़्यादा काम करने लगती है
तो ये नुकसानदायक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा, आपको बड़ा प्यारा लगेगा। जब ये ज़्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाती है तो ये हमारी हड्डियों से ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा फॉस्फेट खींचना शुरू कर देती है। और जब ये ज़्यादा खींचेगी तो उसके दो इफेक्ट देखिए आप कितने ज़बरदस्त होंगे। एक इफेक्ट ये होगा कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और आपकी हड्डियों के अंदर छिद्र होने लग जाएंगे। जैसे एक बीमारी है, आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको आप भुरभुरी हो जाएंगी, आपकी हड्डियां जल्दी टूटेंगी, आप ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट बन जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ज़्यादा कैल्शियम लेके कहाँ गई वो, उन्होंने बॉडी में तो छोड़ा है, वो रक्त में मिला देगी और जब रक्त में मिला देगी तो वो कैल्शियम रक्त में घूमेगा आपकी बॉडी में। अब बॉडी में रक्त में कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होती है, उसको कौन छानने का काम करेगा, वो गुर्दे काम करेंगे। अब गुर्दे के अंदर कैल्शियम ज़्यादा पहुंचना शुरू हो गया, अब वो कैल्शियम ज़्यादा पहुंचना शुरू हो गया, वो पत्थरी तो है। आपने देखा हड्डी कितनी सख्त होती है, तो छलनी के अंदर जब आप चाय छानोगे तो पत्ती कहाँ जाएगी, पत्ती जो है ना उसकी जाली के ऊपर आकर के इकट्ठी हो जाएगी। तो भैया ये कैल्शियम की जो एक्सेस क्वांटिटी आपके ब्लड के अंदर घूमने लग रही है तो जाकर के गुर्दों के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, और जैसे गुर्दों में इकट्ठी होगी आगे तो आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, आप समझ जाओगे क्या बीमारी आएगी, क्या बताऊँ आपको। तो पथरी की शिकायत हो जाएगी, फिर आप कहोगे किडनी स्टोन हो गया। देखो कितना, मतलब हम तो योग के मार्ग पे चले हैं, पर योग के मार्ग पे चल के हमें अगर इस तरह का ज्ञान हो जाए तो आप सोचो कि हमारी सेवाएं कितनी मूल्यवान हो जाएंगी ग्राउंड के ऊपर। और सामने जो साधक बैठा हुआ है, जो कुछ आशा लेके आता है हमसे, अगर हम उनको कोई अच्छी चीज़ परोसेंगे तो उनका योग के प्रति विश्वास उठेगा, विश्वास बढ़ जाएगा। जब आप उसको उज्जयी प्राणायाम करवाएंगे, आप कहिए उसको उस टाइम कि देखो भैया इस समय आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में जो स्पंदन हो रहा है, स्पंदन होने से उसको प्राणिक ऊर्जा सही मिलेगी। प्राणिक ऊर्जा सही मिलने से जब वो सक्रिय होंगी, स्वस्थ बनेंगी, तो वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से संपादित करेंगी, और जब वो ठीक प्रकार से संपादित करेंगी तो आपके रक्त में जो घूमने वाले कैल्शियम की मात्रा है वो संतुलित होगी। अगर वो संतुलित होगी तो आपकी किडनी में स्टोन नहीं होगा। आप कर क्या रहे हैं, उज्जयी प्राणायाम, प्रभाव कहाँ आ रहा है, गले में, और फायदा कहाँ हो रहा है, गुर्दों में। आप पथरी के उपचार देखिए, क्या ये साइंस नहीं है, MBBS डॉक्टर आपको बता देगा ऐसे, लेकिन भारतीय योग संस्थान अपने इन शिविरों में अपने इन अधिकारियों को निपुण बनाने का एक सुंदर प्रयास करता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है शरीर विज्ञान और योग विज्ञान का। हमें थायराइड पैराथायराइड को ज़्यादा नहीं समझना, हमें उसको अपने योग के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक वो ज्ञान अधूरा है। बोलते रहिए आप। और ये जो एक उदाहरण दिया मैंने, अदरवाइज तो ये कैल्शियम और यही आपका जो फॉस्फेट है, ये आपकी हार्ट बीट को, आपके फेफड़ों के फंक्शंस को, आपके मसल्स के मेटाबॉलिज्म को, आपके नर्वस सिस्टम को, इनको सक्रिय बनाता है। इतना बढ़िया है। आपको ये बात बतलाई और मैं आशा रखूँगा कि आप इसको समझेंगे। और जब ये हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है तो आपकी मांसपेशियां सख्त हो जाएंगी। एक आपने देखा कि कई लोग कहते हैं, केंद्रों में आते हैं, मेरे साथ बनता है या आपके साथ भी बनता होगा, आप सभी तो अधिकारी हैं, कि जी मैं बैठा होता हूँ, बैठे बैठे मेरी पिंडली की नस पे नस पे नस चढ़ जाती है, वो ऐसा बोलते हैं, क्रैम्प्स पड़ना। ये एक टेटेनी नाम का रोग होता है। जरूरी नहीं है कि वो उसकी वजह से हो, लेकिन जिसको बार बार जल्दी जल्दी होता है उसके मसल सख्त हो जाते हैं, वो अपनी लचक खो बैठते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी में मसल्स की खुराक के रूप में उनको कैल्शियम सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको थायराइड पैराथायराइड एक्टिव नहीं है, उसको गल ग्रंथि का दोष है। वो करवाइए ना उज्जयी प्राणायाम, करवाइए ना गले की मालिश, करवाइए ना सिंहासन, करवाइए ना ग्रीवाचालन। देखिए आप, छोटी छोटी तो बातें हैं ये। मतलब जैसे डॉक्टर बीमारी को समझ करके मेडिसिन लिखता है, एक योग का अधिकारी सामने पेशेंट की बात को सुन करके वैसे ही वो योग की क्रियाएं उसको लिख दे और वो उसको करने लगे,
तो ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं और प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं कि वो व्यक्ति उस बीमारी से ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, पर उसके अंदर वो बीमारी कभी नहीं आएगी ये मैं जानता हूं। इतना विश्वास रखिए योग की क्रियाओं के ऊपर, और जब आप इतने विश्वास के साथ अपनी बात को कहेंगे तो उस बात में वजन होगा। उसके बाद आइए आप एक छोटी सी ग्रंथि और एक थाइमस ग्रंथि, उसके बारे में जानते हैं। मैं ये सारी डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में बात करूंगा, और उसमें भी मैंने आपको कहा कि विषय पूरा ना लेकर के फिर भी जो मेन है उन सब के बारे में बतलाऊंगा, गोनाड्स को छोड़ दूंगा। फिर कभी किसी और कार्यक्रम में नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। आज मैं ऊपर से नीचे चल रहा हूँ, एक सीक्वेंस पकड़ लिया मैंने। पहले मैंने पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पेनक्रियास, बस इतनी बहुत हैं आज की तारीख में। जो 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 थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि मैंने ये हाथ रख दिया यहाँ पर, ये यहाँ स्थित है। जहाँ पर ये हंसली है, हंसली से अगर मैं ये 3 उंगलियाँ रख दूँ तो ये मेरे पास ये पहुँच गया मैं इसके ऊपर। तो ये मेरी ग्रंथि जो है मुख्य प्राण के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? मुख्य प्राण के अधीन। इसमें भी 2 फ्लैप्स हैं, 2 फ्लैप्स हैं इसके अंदर भी। ये हमारी बचपन में आपने देखी कि जब तक बच्चा टीन एज में एंट्री नहीं करेगा तब तक उसके भीतर काम ग्रंथि सक्रिय नहीं होती, और उस काम ग्रंथि को सुप्त अवस्था में रखने का काम ये थाइमस ग्रंथि करती है। और उस समय इसका आकार भी बड़ा होता है, फिर इसका आकार थोड़ा छोटा होता चला जाता है। लेकिन बाद में ये क्या काम करेगी आपकी बॉडी में? ये लिम्फ ग्लैंड बन जाती है। होती तो लिम्फ ग्लैंड ही है, लेकिन लिम्फ ग्लैंड के रूप में काम करने लगती है। आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाएगी, आपको बीमारियों से बचाएगी। आपके रक्त जब इसमें पहुंचेगा तो वहाँ जैसे फिल्टर करते हैं ना, जो आपकी गंदे वाली कोशिकाएं होती हैं, जो वायरस वगैरह होते हैं, उसको वहीं की वहीं मार करके साफ करके फिर आगे फिल्टर, जैसे फिल्टर से पानी आता है साफ हो करके, बस ऐसे ही वो काम करती है। ये लिम्फ ग्लैंड का काम करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाती है ये हमारी। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बॉडी में वो लिम्फ सेल्स से बनती है। लसिका कोशिकाएं, लिम्फ लसिका को बोलते हैं। जल का रूप होता है ये। हमारी बॉडी में रक्त का जो भाग, रक्त में जो पानी वाला भाग जब रक्त परिसंचरण करता है शरीर के अंदर, जो टिश्यूज के अंदर फैल जाता है, उसको लिम्फ वेसल्स के माध्यम से शरीर से वापस खींचा जाता है। लिम्फ वेसल सिस्टम 1 वे है, रक्त भ्रमण प्रणाली 2 वे है। 2 वे समझते हैं ना, एक तरफ से साफ खून जाता है और दूसरी तरफ से गंदा खून आता है। लेकिन लिम्फ वेसल्स कभी आप जानेंगे, जो यहाँ पर साइंस के जानकार हैं, हमारे MBBS MD डॉक्टर तक जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में, मैं समझ सकता हूँ। तो उनका 1 वे सिस्टम है, 1 वे सिस्टम बॉडी के अंदर। आइए इसके बाद हम एड्रेनल, और लेकिन ये तो देख लें हम कि वो किससे प्रभावित होती है, ये तो रह गया हमारा। और उसका मैंने बता ही दिया। थायराइड पैराथायराइड के लिए आपको उज्जयी प्राणायाम करवाइए, सिंहासन करवाइए, आप गले की मालिश करवाइए, ग्रीवाचारण करवा दीजिए। आप देखिए हल आसन के अंदर आपका ये यहाँ से आपका विशुद्धि चक्र कितना ज़बरदस्त प्रभाव में आता है, मत्स्य आसन इसके ऊपर कितना प्रभाव छोड़ता है। ये कितनी छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप दिमाग लगाओगे तो वहाँ पर फिर दिमाग आपका जाने लगेगा। अब आप ये थाइमस ग्लैंड से संबंधित अगर आप किसी को कुछ बतलाना चाहते हो तो कैसे बतलाएंगे? उज्जयी प्राणायाम आपका इस एरिया के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। आप रबड़ नेति, सूत्र नेति और जल नेति की क्रिया बतला दीजिए उसको, वो बहुत बढ़िया है उनके लिए। यहाँ तक कि कुंजल क्रिया भी उसके लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा शुद्धि क्रियाओं को भी टच दीजिए। ये कंप्लीट कोर्स है, बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें भी आपने इस वक्ष स्थल को आगे की ओर खींच दिया। चाहे वो उष्ट्रासन हो, चाहे वो अर्ध उष्ट्रासन हो, चाहे वो गोमुखासन हो, चाहे वो धनुरासन हो, चाहे वो अर्ध चक्रासन हो, आप बताइए उनको। इससे उनका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ेगी, ये ग्रंथि बिल्कुल ठीक काम करेगी, फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ये एंटीबॉडीज ठीक काम करेंगी आपके शरीर के भीतर। उसके बाद आप आ जाइए अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड्स।
एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे शरीर में गुर्दों के ऊपरी हिस्से के ऊपर ऐसे रखी रहती हैं जैसे सर के ऊपर टोपी रखी हो। आपको सिंपल बात बतला रहा हूं। दोनों गुर्दों के ऊपर 2 एड्रेनल ग्लैंड्स हैं हमारी, और एक एड्रेनल ग्लैंड 2 भागों में बांटते हैं। उसके बाहरी भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। हमारा मैक्सिमम 90% हिस्सा कोर्टेक्स से का होता है, 10% मेडुला अंदर होता है। मेडुला पूरी तरह से कोर्टेक्स से ढका रहता है। जो बाहर वाला भाग है हमारा, जो कोर्टेक्स वाला, वो स्टेरॉइड बनाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। मोटी मोटी बातें तो याद रखिए आप। कभी आपसे कोई बात कहनी हो आपने साधकों को, तो आप कहिएगा ना मोटे तौर पर। कोर्टेक्स वाला जो भाग है, बाहरी भाग जो है एड्रेनल का, वो खास तौर पे 3 तरह के स्टेरॉइड मैं बतलाऊंगा इसके, जिसमें आपको जो पहला स्टेरॉइड जो है वो हमारे शरीर में जो बॉडी में सोडियम और पोटासियम वाला भाग है उसको कंट्रोल करता है। आप देखिए बड़ी उम्र में आकर के सोडियम कम हो जाता है शरीर के अंदर, तो सीधा बंदा आईसीयू में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति को आप कौन सी एक्सरसाइज बतलाइए, आप एड्रेनल को मत बतलाइए, आप गुर्दों को प्रभावित करने वाली एक्सरसाइज बतला दिए। जो गुर्दों को प्रभावित करने वाली एक्सरसाइज होगी वही एड्रेनल को प्रभावित करने वाली होगी। दोनों तो ही एकदम जुड़े हुए हैं आपस में। त्रिक भुजंगासन बतला दीजिए उनको, शलभासन बतला दीजिए उनको, अर्ध चक्रासन बतलाइए उनको, कटी चक्रासन बतलाइए उनको, आकर्ण धनुरासन बतलाइए उनको, गोमुखासन बतलाइए उनको। देखिए कितनी सिंपल बात है। आप उनको कहिए कि वो कटी लपेट लगाएं 1 घंटा डेली सुबह के समय। जब चारों तरफ वो उसके ऊपर से घूमेगी तो अंदर जो गर्मी पैदा होगी और उसको उससे सारा जो दोष होंगे वो ठीक हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएगी वो। इन नेचुरोपैथी जो हमारे संस्थान ने जितनी अपनाई है, कटी लपेट संस्थान उपलब्ध कराता है, आप उसके बारे में बताइए उनको। जब तक वो लगाएंगे नहीं, जब तक वो करेंगे नहीं, तब तक आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो पहला सोडियम और पोटेशियम की बात बतलाई मैंने, और दूसरा इसका हिस्सा कुछ ऐसा भी है, जब आपके शरीर में शर्करा की मात्रा कम ज़्यादा होती है तो उसको नियंत्रित करने का काम भी ये स्टेरॉइड करता है। और तीसरा अभी मैंने आपको बतलाया था कि ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, डिम्ब ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है या टेस्टी ग्लैंड है, ये तो हार्मोन्स बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक स्टेरॉइड होता है जो सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। और जो मेडुला वाला पार्ट है वो 2 तरह के खास तौर पे हार्मोन बनाता है। एक को एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहते हैं। इसमें जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं को खोलने का काम करता है। हृदय की जैसे आर्टरीज हैं, कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनको खोलने का काम करता है। हमारी मांसपेशियों के अंदर जो स्थित रक्त नलिकाएं हैं उनको खोलने का काम करता है। हमारी मस्तिष्क की नलिकाओं को वो ब्लॉक नहीं होने देता। देखिए कितनी ज़बरदस्त काम है इनका। हमारे हृदय की धड़कन को ठीक करता है वो, हमारे हृदय की मांसपेशियों को शक्ति देने का काम करता है वो। तो इसका मतलब एड्रेनल ग्लैंड या हमारे ऐसे मैंने एक बार आपको बतलाया था कि ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का स्टेरॉइड बनता है एड्रेनल से। जब व्यक्ति टेंशन में होता है, आपको पता नहीं पुरानी बातें याद रहती हैं कि नहीं, तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टेरॉइड जाकर के आपकी पैनक्रियाज को जाकर के मोटिवेट करता है कि तू मालिक के लिए ज़्यादा इंसुलिन बना। और टेंशन में आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो प्रारंभिक अवस्था में काम करता है, लेकिन दीर्घ काल में अगर ये टेंशन लगातार बना करके रखेगा तो शुरू में तो ठीक है, आखिर में क्या होगा कि पैनक्रियाज ही, उसकी बीटा सेल्स ही स्लो हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और व्यक्ति डायबिटिक परमानेंट बन जाएगा। वो तो इफेक्ट टेंशन का है, एड्रेनल का नहीं। एड्रेनल ने तो अपना काम करना है आपकी जान को बचाने के लिए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें आप। और जो नॉन एड्रेनलिन, इसका जो उल्टा जो एक हार्मोन बनता है, उससे क्या होता है कि जब आपका बीपी स्लो हो जाता है,
या बॉडी में चर्बी वाला भाग ठीक से हजम नहीं हो रहा है, तो उसको उसके चयापचय को ठीक करने में, बीपी को नॉर्मल करने में वो काम करता है। आइए इसके बाद पैनक्रियाज को लेंगे। पैनक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो वाहिनी युक्त और वाहिनीहीन, इसके दो रूप हैं, डक्ट ग्लैंड्स एंड डक्टलेस ग्लैंड्स। जब मैं इसको डक्टलेस ग्लैंड्स के रूप में देखता हूं तो हमारे एक पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाज से निकलने वाली वो पैनक्रियाटिक डक्ट ही हमारे ड्यूडेनम के साथ जुड़ती है, जो सी आकार का भाग है जिसको पक्वाशय कहते हैं, उसके साथ जुड़ती है वो। और हमारी इस ग्रंथि में महत्वपूर्ण 3 हार्मोन बनते हैं, लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन। और ये तीनों हार्मोन जाकर के पक्वाशय में छूट जाते हैं। जो भोजन आपने लिया था लुगदी बन करके जैसे ही वो अमाशय में पहुंचेगा और वहाँ उसका जो शोषण होगा, इधर से पित्त रस मिलता है और उधर से बाइल जूस जिसको आप कहते हैं, और बाइल डक्ट से होता हुआ आता है, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ पैनक्रियाटिक जूस आता है, और ये दोनों ही ड्यूडेनम में आकर के गिरते हैं। और जब ये आपके उस लुगदी के अंदर मिलते हैं तो भोजन का शोषण और अवशोषण प्रारंभ होता है, वरना वसा, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी जो आप जिसको बोलते हैं, और प्रोटीन, उनको हजम करना का आपकी जो क्रिया है वो मंद पड़ जाएगी। वो आपकी ठीक से या तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, अपच हो जाएगी, ऐसे रोग आपको हो जाएंगे, ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको कुछ भी बीमारी हो सकती है पेट से संबंधित, पाचन बिगड़ जाएगा ना, पाचन बिगड़ गया, पेट खराब, पेट बिगड़ गया, पाचन खराब बिगड़ गया, तो शरीर के अंदर हर तरह का रोग आ सकता है। इसीलिए इस साल जो आएगा नया साल, भारतीय योग संस्थान हर एक बड़ी समस्या को लेकर के चलता है समाज की हर वर्ष। तो हमने आहार विशेषांक योग मंजरी निकालने का निर्णय लिया है। आहार विशेषांक, क्योंकि भोजन का भी पाचन से कितना गहरा रिश्ता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो भारतीय योग संस्थान का आहार विशेषांक योग मंजरी प्रथम अंक अगले साल का हमें बतलाएगा। ये डक्टलेस ग्लैंड रूप बतलाया इसका। और जब आप ये डक्ट ग्लैंड, जब ये तीनों स्राव जो ना हमारे पक्वाशय में जाते हैं, और जब डक्टलेस ग्लैंड के रूप में काम करती है ये, तो इसका एक हिस्सा जो है ना डक्टलेस ग्लैंड के रूप में काम करता है, जिसमें अल्फा बीटा जैसी कुछ कोशिकाएं होती हैं। सबसे ज़्यादा कोशिकाएं, 80% कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं होती हैं इसमें, जिसके आइलेट्स होते हैं, एक आइलेट्स में 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख बीटा सेल्स होते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे जिसको आप कहेंगे। उसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। यह हार्मोन रक्त में धकेल दिया जाता है। 2 काम करता है ये। जब आपके शरीर में शुगर का लेवल ऊपर उठता है, 120 से ज़्यादा होता है, तो ये इंसुलिन जाकर के रक्त में मिल करके आपके कार्बोहाइड्रेट वाले भाग को सीधा कोशिकाओं में पहुंचा देता है। एनर्जी के रूप में आप इसको यूज कर लेते हैं। एक तो आपका काम हो गया, दूसरा एक्सेस शुगर से बच गए। एक काम और करता है यही, क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ये शुगर, आपकी पूरी यूज नहीं हो पा रही है, तो एक्सेस शुगर वाली मात्रा को ये ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर और शरीर की मांसपेशियों के अंदर ऐसे स्टोर करने में काम करता है, जैसे हम धन कमा करके अपनी तिजोरी में इकट्ठा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तिजोरी से निकाल करके यूज कर लेते हैं। तो इंसान का भी ऐसे ही मामला है। ये भगवान जी ने जो बनाया, तो ये जो शर्करा का भाग है, ये ग्लाइकोजन बन करके हमारे शरीर में लीवर और मांसपेशियों में संचित करने का काम ये इंसुलिन करता है। लेकिन जब कभी आप मीठा नहीं खाते और मीठे की शरीर के अंदर कमी हो जाती है, तो उसकी अल्फा सेल्स सक्रिय हो जाते हैं पैनक्रियाज के, वहीं पर ही हैं, वो भी थोड़ी कम मात्रा में है, लगभग 15-20% होंगी कुल कोशिकाओं का भाग। ग्लाइकोगोन नाम का एक हार्मोन बनता है उससे, वो रक्त में मिल करके जाके लीवर और मांसपेशियों में संचित इस ग्लाइकोजन को फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और उस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया वो तब तक चलती रहती है जब तक आपके ब्लड के अंदर मीठे का स्तर सामान्य ना हो जाए। आप कल्पना कीजिए
मेरे उस ईश्वर की, अगर आप सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो केवल आध्यात्मिक साहित्य ही पढ़ करके और सुन करके हम आध्यात्मिक नहीं बनते। मेरे उस शरीर की जो रचना है, मेरे शरीर की जो रहस्यमयी रचना है, देखिए क्या क्या चीज़ें फिट की है मेरे ईश्वर ने मुझे बनाने के लिए, और फिर मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ। इससे बड़ी अमीरी क्या होगी? मैं मालिक हूँ इसका। तो ये पैनक्रियाज आजकल जरा थोड़ा ज़्यादा इसको हम परेशान रखते हैं, तनाव युक्त रखते हैं, भोजन ठीक नहीं रखते, योगाभ्यास करते नहीं हैं, सिस्टम स्लो हो जाते हैं, बीटा कोशिकाएं जब स्लो हो जाती हैं तो इंसुलिन बनता नहीं, मीठा खाए बिना रहते नहीं, मीठे का स्तर बढ़ जाता है। हालात ये हुई कि आज हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया की कैपिटल बन गया है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। आप देखते हैं कि हर घर में यूँ कह लीजिए कि कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से कम उम्र में ही, पहले तो इसको बड़ी उम्र की बीमारी कहा करते थे हार्ट की तरह, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। युवा पीढ़ी के बच्चे भी इस बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि हमारा मैदा युक्त भोजन और क्या बोलते हैं उसको, मीठा युक्त भोजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम निष्क्रियता की तरफ बढ़ गए। और यहाँ तो डायबिटीज़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए कोरोना के दौरान। क्यों? हम घर की चारदीवारी से बाहर ही नहीं निकले। अभी भी संस्थान ने जैसे ऑफलाइन डिक्लेयर किया तो इधर उधर से बातें आने लगी, जी ऑनलाइन रखो, योग भी मैं तो चारपाई पे बैठ के करूँगा। अरे भाई, आप पैदल चलोगे, 1.25 किलोमीटर पार्क तक जाओगे, 1.25 किलोमीटर पार्क से आओगे तो आपने कम से कम 1500 से 2000 स्टेप तो चले, 2000 दिन में चल लेना, 3 किलोमीटर की सैर भी हो गई। और वहाँ जाओगे फ्रेश एयर, खिड़की बंद करके करोगे, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। वहाँ जाओगे, दूसरों से मिलोगे, आपके नर्वस सिस्टम की थेरापी होगी, आपके चेहरे पर दूसरे को देख करके मुस्कान आएगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। जब मजबूरी थी हमने उस मजबूरी में उसको विकल्प के रूप में चुना, लेकिन आज नहीं चुनेंगे हम, क्योंकि आज चुनने से हम डायबिटिक बन जाएंगे। ऑफलाइन हमें जाना ही चाहिए। मैं अपनी बात को समय रहते यहीं पूरा करूँगा ताकि समयबद्धता पूरी तरह से रखी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।